हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशंस के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। सो फाइनली एग्जामिनेशंस की डेट आ रखी है। ओके, एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज हुई थी तो उसमें एग्जामिनेशंस की आपकी डेट आ रखी है 14 जुलाई 2024 को एग्जामिनेशंस होगा। सो जो भी भाई बहन इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वेलकम। डेडिकेटेड क्लासेस यहाँ पे आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो मैं आप सभी को सिविल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है वो पढ़ाते हुए दिखूंगा। सो आज हम लोग एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं इन चाणक्य 2.0 बैच, एंड दिस पर्टिकुलर न्यू पेपर इज योर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर पेपर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो जो भी भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं, डाउनलोड द कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड डेडिकेटेडली तैयारी करिए। अपने पास 75 डेज का स्पेशल टारगेट प्लान है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए। सो विद इन शेड्यूल टाइम आपका जो क्लासेस है वो खत्म हो जाएगी एंड प्रॉपर वे में एमसीक्यू वगैरह भी जो है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। यहाँ पे नंबर दिया गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स फॉर एनी डाउट। Well, so let's start the topic. Good evening all of you. So let's start the topic. देखिए, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ओके, इस वाले पेपर से जो आपके सवाल आएंगे, नहीं भी कम से कम तो मिनिमम 8-9 सवाल आ सकते हैं, 8 to 9। इंपॉर्टेंट पेपर है ना, इंपॉर्टेंट पेपर है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या सिलेबस है वो हमें सबसे पहले समझनी है। तो आप लोग सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लीजिए। सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसमें 2 आएंगे आपके, फिजिकल आएंगे एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा सीवेज का ट्रीटमेंट। सीवेज का मतलब होता है वेस्ट वाटर, गंदा पानी, है ना, गंदा पानी, वेस्ट वाटर, जो अपने घरों से, बाथरूम वगैरह से जो पानी निकलती है ना, वो पानी, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इन सब चीजों को हमें यहां पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब कहां कहां से पानी हमें प्राप्त होती है, जैसे रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, ग्राउंड वाटर, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा। फिर वाटर का पॉल्यूशन के ऊपर हमको पढ़ना है। फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब पीएचडी, ओके, सीधा वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट में क्या रहता है। ओके, वहां पे जितने भी यूनिट्स होते हैं, सभी यूनिट्स के बारे में, सभी प्रोसेस के बारे में हमें पढ़नी है ना। तो वो एक पोर्शन है। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइट पोर्शन आपका इकोलॉजी का, फूड चेन वगैरह इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे। ओके, फूड चेन वगैरह हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का, जो कि बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेबल है, प्लस बीपीएससी एई जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। जनरल इंजीनियरिंग दोनों का सेम सिलेबस है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर सीवेज का कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, सीवेज को समझेंगे, है ना, वेस्ट वाटर। चलिए देखिए, सीवेज का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज? सीवेज इज नथिंग बट इट्स वेस्ट वाटर, गंदा पानी। मतलब जो हम डेली यूज में पानी को लेते हैं, जैसे बाथरूम में स्नान किए तो जो पानी निकल गई तो वो सीवेज हो गया, या फिर किचन वगैरह में आप बर्तन वगैरह धो रहे हो, या फिर होटल्स है, वहां जो भी वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इंडस्ट्री में मान लो पेपर इंडस्ट्री वगैरह में वाटर का यूज हुआ, फिर वहां से वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हुआ, तो वो सारा पानी जो है वो है आपका वेस्ट वाटर। इसमें कुछ इम्प्योरिटी रहते हैं, जिसे हमें ट्रीट करना पड़ता है, जिसे हमें रिमूव करना पड़ता है बेसिकली, तब जाके हम इस पानी को, देखिए ये गंदा पानी है, अब इस गंदे पानी को, मान लो गंदा पानी निकला है आपके पास, बहुत सारा क्वांटिटी में गंदा पानी है, और आपके लोकल एरिया में अगल बगल कहीं नदी वगैरह जा रही है जिसमें साफ पानी है, सोचना, जिसमें साफ पानी है, तो आप डायरेक्टली इस गंदे पानी को साफ पानी में नहीं मिला सकते ना,
क्यों नहीं मिला सकते? एक पॉइंट आप सिंपली समझिए, वो जो साफ पानी है, एक जनरल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, वो जो क्लीन वाटर है जो रिवर वगैरह में फ्लो हो रही है, उसमें एक्वाटिक लाइफ है, उसमें एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है। तो अगर आप ये पॉल्यूटेड वाटर को या फिर इस वेस्ट वाटर को उस फ्रेश वाटर में बिना ट्रीटमेंट किए डाल देंगे तो एक्वाटिक लाइफ आपकी खतरे में आ सकती है। तो क्या इस पृथ्वी पे हम ही लोग रहते हैं? नहीं, सभी लोग हैं, तो हमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा। सो इसलिए गवर्नमेंट भी, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी वगैरह अलग अलग जगह पे बैठा के रखा है, ताकि जो भी गंदा पानी एक शहर से कलेक्ट हो रहा हो, उस गंदे पानी को, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो, अलग अलग तरीके का वेस्ट वाटर, अलग अलग तरीके का सोर्सेस है, उनको प्रॉपर वे में ट्रीट करिए। ट्रीट करने के बाद ही आप कहीं पे डिस्पोज करिए, या फिर अगर उसको यूज में लाना है तो यूज में ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब हमें ट्रीटमेंट करना ही करना है। तो इस गंदे पानी में क्या क्या होता है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पॉइंट हमको ये पढ़ना है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, हमें ये पढ़ना है। ये दो टॉपिक के साथ ये जो चैप्टर आपका ये खत्म हो जाएगा। सो हेडिंग आप लोग डालेंगे चैप्टर का, सीवेज एंड इट्स ट्रीटमेंट। क्लियर है? देखिए, मैं यहाँ पे जितना भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो भी चीज मैं आपको आप सभी को बता रहा हूँ, जो भी पीपीटी वगैरह यहाँ पे पीडीएफ जनरेट होगी, वो पूरा का पूरा आप तक उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ना चालू करिए। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, सीवेज ऑल्सो नोन एज वेस्ट वाटर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कंटेन पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिन, है ना, एंड अदर कंटामिनेंट्स। द मेन सोर्स ऑफ सीवेज आर क्या? डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक मतलब हाउस होल्ड, घरों से जो निकल रही है, सीवेज फ्रॉम हाउस इंक्लूडिंग फूड प्रिपरेशन, सरफेस ड्रेनेज, है ना, मतलब सरफेस ड्रेनेज का मतलब है, मान लो घर वगैरह आप कभी साफ किए, धोए, तो वो पानी भी तो ऐसा नहीं है ना कि अलग जगह कहीं स्टोर करके आप फिर से रीयूज में ला रहे हो, नहीं, वो भी तो बह के निकल रही है, आपके लोकल कॉलोनी में जो नाला है उसी में जा रहा है। वो नाला से पानी क्या होता है, सीवर पाइप्स में जाती है ना, सीवर पाइप्स में जाती है। हमें सीवर पाइप का डिजाइन वगैरह यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो अपने पोर्शन में नहीं है, नहीं तो वो और बड़ा एक लेंथी टॉपिक हो जाता। अपने को बस उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इतना नॉलेज होना चाहिए, है ना, यही आपके सिलेबस में है। तो वो सीवर पाइप में जाती है, सीवर पाइप से फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगी। अब वहां पे जो प्रोसेस है वो हमें पढ़नी है, तो वहां पे फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट होने के बाद हम फिर उसे डिस्पोज करते हैं। क्लियर है? इस तरीके का प्रोसेस चलता है। तो ये आपका सरफेस वाटर, फिर किचन वॉशिंग हो गया, ऑयल वॉशिंग हो गया, तो ये सारा आपका डोमेस्टिक सीवेज कैटेगरी में आने लगता है। आगे इंडस्ट्रियल सीवेज, सीवेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फिर कमर्शियल सीवेज, सीवेज फ्रॉम बिजनेस होल्डिंग्स, है ना, सीवेज फ्रॉम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आपके बनेंगे, है ना, थ्योरी भी बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनेंगे। डेटाबेस, थ्योरी, न्यूमेरिकल, लॉजिकल क्वेश्चन, ये पूरा मिक्सअप है, पूरा का पूरा मिक्सअप है, जबरदस्त इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, पूरा पूरा मिक्सअप है। कमर्शियल मतलब जो बिजनेस होल्डिंग्स हैं, ओके, वहां से जैसे रेलवे हो गया, ओके, हॉस्पिटल बिल्डिंग हो गया, इधर से एग्रीकल्चर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, है ना, एग्रीकल्चर, सीवेज अप्लाइड टू सॉइल फॉर प्लांट टू यूज, म्युनिसिपल, सीवेज फ्रॉम म्युनिसिपलिटी वगैरह। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ मेजर सोर्स ऑफ सीवेज हैं। एक बार सभी आप लोग पढ़ लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार आप लोग सभी इसको पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार बस स्लाइड को देख लो अपने संतुष्टि के लिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पे जो कंटामिनेंट्स का बात कर रहा है ना, कंटामिनेंट्स ये कैसे कैसे हैं और किसका क्या रोल है, इससे रिलेटेड एक टेबल देखते हैं। देखिए, कंटामिनेंट्स में जो मेजर कंटामिनेंट होते हैं यहां पे सीवेज में, एक तो सस्पेंडेड सॉलिड होगा, ठीक है, फिर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक होता है। अब ये क्या है, ये सारा चीज मैं आपको अभी समझाऊंगा। फिर जम्स वगैरह हो सकते हैं, पैथोजन वगैरह हो सकते हैं, जिस कारण से बीमारी वगैरह आ सकती है ना, पैथोजन हो सकते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, न्यूट्रिएंट के कारण एक चीज हो रहा है यहाँ पे, देखिए यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, न्यूट्रिएंट जैसे कि फास्फोरस हो गया, है ना, एक एलिमेंट है मान लो, तो फास्फोरस के कारण होता क्या है, ये प्लांट के लिए एक तरीके का न्यूट्रिएंट है, वो भी अनडिजायरेबल प्लांट्स। कभी कभी ऐसा कोई पोखर देखे हो जहां पर पानी कम, पेड़ पौधा ज्यादा उगा रहता है, पेड़ पौधा ज्यादा उगा रहता है, और वो इतना ज्यादा पेड़ पौधा हो जाता है कि वो उगते हैं फिर मर जाते हैं, फिर उगते हैं फिर मर जाते हैं। इस कारण से उस जगह पे पानी कम और दलदल ज्यादा हो गया होता है।
तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इससे कि आपका लेक वगैरह खराब हो जाती है ना, समझ में आ रहा है? इसके कारण लेक वगैरह खराब हो जाती है। तो हम अगर न्यूट्रिएंट दे देंगे, अगर मान लो ऐसा कोई वेस्ट वाटर है जिसमें आपको न्यूट्रिएंट ज्यादा है, मेनली फॉस्फोरस वगैरह, ठीक है, मैं इन सब चीजों को आगे लिखवाऊंगा, फॉस्फोरस, तो वो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट एज ए न्यूट्रिएंट काम करेगा, जिस कारण से यूट्रोफिकेशन हो जाएगा और आपका वाटर बॉडी बेकार हो गई, खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। फिर रीफैक्ट्री ऑर्गेनिक्स वगैरह, जो मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट, काउज टेस्ट एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो देखिए इस टेबल के अंदर कंटामिनेंट के बारे में लिखा गया है, उसका सोर्स के बारे में लिखा गया है और उसका एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में लिखा गया है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। पैथोजन वगैरह के कारण डिजीज वगैरह होगी, है ना, ट्रांसमिट कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। न्यूट्रिएंट वगैरह अगर प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि फॉस्फोरस एग्जांपल मैंने बोला, इस कारण से यूट्रोफिकेशन हो सकता है। रीफैक्ट्री ऑर्गेनिक्स जो है, मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, उनके कारण मतलब टेस्ट एंड ऑर्डर, मतलब स्वाद में बदलाव, और ऑर्डर मतलब बदबू वगैरह ज्यादा आ सकता है। ओके, देखिए ऑर्डर वगैरह जो है ये एक तरीके का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है सीवेज का, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। ऑर्डर मतलब बदबू, है ना, बदबू। तो बदबू क्यों आएगा सीवेज में? बदबू, सीवेज से बदबू क्यों आता है? फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर आप लोग नाला जानते हो, नाला वगैरह के बगल में खड़े हो, कभी कभी देखते हो कितना बेकार सा बदबू आती है, कितना एकदम सड़ा हुआ स्मेल आने लगता है नाले वगैरह से। वो क्यों आ रही होती है? ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शंस, ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शन। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है? देखिए बायोकेमिकल रिएक्शन दो तरीके के होते हैं जनरली, सुनते चलिएगा। एक होता है एरोबिक कंडीशन में और दूसरा होता है एनएरोबिक कंडीशंस में। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब यहां पर कुछ बायोलॉजिकल एजेंट इन्वॉल्व है। तो यहां पे जो बायोलॉजिकल एजेंट इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियास। वो होते हैं क्या? बैक्टीरियास। अब सुनो, होता क्या है ना, जो सीवेज है इसमें जो मेन पॉल्यूटेंट है, मेन पॉल्यूटेंट अगर मैं बोलूं तो वो है आपका सॉलिड, जिसको हम ट्रीट करते हैं। और ये पैथोजन वगैरह को तो मारते ही मारते हैं। अच्छा, ये पैथोजन वगैरह मतलब ऐसा जम्स वगैरह जिसके कारण डिजीज हो सकती है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मार सकते हैं? डिसइंफेक्टेंट को यूज करके, डिसइंफेक्टेंट को यूज करके। और जो मेजर डिसइंफेक्टेंट है वो क्या है आपको मालूम है? क्लोरीन। अरे हम मिलाते हैं ना कभी कभी, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मार देते हैं, हाँ, ताकि पानी साफ हो जाए, है ना, जम्स वगैरह मर जाए, तो वही क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन इज ए मेजर डिसइंफेक्टेंट विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द पैथोजन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब सुनिए, जो सॉलिड होते हैं, ये जो सीवेज, इसमें सॉलिड कैसे हो सकते हैं? अरे ये कहां से निकल रहा है सीवेज? होटल से, इंडस्ट्री वगैरह से। तो पेपर का टुकड़ा हो सकता है, लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, या फिर कोई मिट्टी हो सकती है ना, मिट्टी हो सकती है, पेपर का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, या फिर फल फ्रूट का छिलका, इस तरीके का। या फिर कोई चूहा मर गया है, वो भी चला गया, वो भी बह गया, है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें, मतलब दो कंपोजिशन अगर मैं बोलूं सीधा सीधा, एक तो ये जो सॉलिड है वो एक तो इनऑर्गेनिक नेचर का हो सकता है, या तो दूसरा क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक नेचर का। या तो इनऑर्गेनिक नेचर का होगा या तो ऑर्गेनिक नेचर का होगा। इनऑर्गेनिक जैसे कि मान लो लोहे का टुकड़ा है, क्या है? लोहे का टुकड़ा, ठीक है, या फिर आपका सैंड है, या फिर आपका ये ग्लास का टुकड़ा। ये सब चीज भी तो वेस्ट वाटर के साथ फ्लो करते हुए आगे निकल सकती है, ठीक है। तो ये सारे हो गए इनऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक सॉलिड। क्लियर है? अभी ऑर्गेनिक जैसे कि गोभी का छिलका, मतलब वेजिटेबल का स्किन हो गया, फ्रूट स्किन हो गया, कोई एनिमल बॉडी पार्ट हो गया, ये सारा इस तरीके का, ये सारी जो चीज है ये है ऑर्गेनिक सॉलिड्स। अब देखिए जो सॉलिड है सीवेज में वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। आपको तो एक तो मैंने बोला उसका केमिकल मतलब नेचर, इनऑर्गेनिक हो सकता है या ऑर्गेनिक हो सकता है। अब इनका फॉर्म भी अलग अलग हो सकता है, जैसे कि ये सस्पेंडेड फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब सीवेज जो है उसमें वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में हो सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े साइज के हो सकते हैं। उससे अगर साइज में छोटे छोटे साइज को मैं छोटा करते आऊं तो समझना, उसके बाद अगर साइज को मैं छोटा करूं तो उसको हम बोल देते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ही छोटे, एकदम माइन्यूट सा, मतलब दिख ही नहीं रहा है। मतलब वो ऐसे पार्टिकल्स हो गए जो कि कुछ सस्पेंशन में भी है और कुछ इतने छोटे हैं कि वो लगेगा कि आपको सीवेज के साथ ही घुला मिला है। डिसॉल्व्ड स्टेट में भी हो सकता है। जो सॉलिड है ये सस्पेंडेड फॉर्म में भी हो सकता है और डिसॉल्व्ड स्टेट में भी ये सॉलिड हो सकता है। क्लियर है? अब सुनिए, देखिए सस्पेंडेड फॉर्म में हो सकते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में हो सकते हैं। इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए इनऑर्गेनिक जो चीज है ना उसका एक ही खासियत है कि आप फॉर एग्जांपल लोहे का टुकड़ा है,
मान लो उसको एनवायरनमेंट में बाहर कहीं फेंक दिए हो, क्या वो किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है? डज इट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन? नहीं। उसमें भले ही बरसात के कारण अपना जंग वंग लगेगा, वो अपना ऐसे नॉर्मली धीरे 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 खराब हो जाएगी, लेकिन उसके कारण ऐसा नहीं है कि लोहे के टुकड़े के पास गए बदबू मार रहा है, ये इस तरीके का कोई चीज नहीं है। वो इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाता। मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर उसी तरह से मान लो प्लास्टिक, ये ग्लास का टुकड़ा हो गया, ठीक है, ग्लास का टुकड़ा वगैरह ये इनऑर्गेनिक नेचर का है, या फिर सैंड जैसे मिट्टी इनऑर्गेनिक नेचर का है। क्या मिट्टी के प्रेजेंस होने के कारण कहीं पोल्यूशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मिट्टी के साथ कोई बायोलॉजिकल चीज या फिर एनवायरमेंट में अपना जो सारी चीजें हैं वो रिएक्ट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब दे आर इनर्ट इन नेचर, वो रिएक्ट नहीं करते जनरली, दीज आर इनर्ट इन नेचर। ये इनके इनर्ट होने के कारण, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, ये इनर्ट हैं, ये इनर्ट होने के कारण किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल हार्मफुलनेस इनके कारण नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं। क्लियर है? लेकिन सुनिए, जो ऑर्गेनिक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो गोभी का छिलका फेंक दिया, या फिर कोई आलू फेंक दिए हो, आलू को ही देख लो, आलू ऑर्गेनिक है, उसको रख दो बाहर में कहीं पर, धीरे 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 देखना वो सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। मतलब वो एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके साथ वो रिएक्ट कर रहा है और धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है। अब एक चीज सुनिए, और वो डिग्रेड हो रहा है मतलब उस दौरान वो कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा, कुछ गैसेस वगैरह रिलीज करेगा, वही सारे चीज पॉल्यूटेंट होता है, वही सारे चीज पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो भी सॉलिड है सीवेज के अंदर, वो जनरली उसको हमें ट्रीट करना होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एनवायरनमेंट में सीवेज को फेंक देंगे, मान लो कहीं पे फेंक दिया बिना ट्रीट किए, उसमें जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होंगे, सड़ेंगे गलेंगे, डिग्रेड होंगे, जिस कारण से कुछ हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर निकलेंगे वहां से। वो क्या क्या निकलते हैं उन सब चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे चलते रहेंगे एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट अभी आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक सॉलिड्स है, ये डिग्रेड होते हैं जिस कारण से कुछ हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, जैसे गैसेस वगैरह, जो कि पोल्यूशन का सोर्स है। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कोई चीज सड़ रहा होता है, H2S गैस, अब देखोगे एकदम खराब अंडे जैसा स्मेल आएगा, अमोनिया वगैरह निकल रहा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वगैरह निकल रहा होता है, हाँ, बदबू, एकदम पूरा बदबू। आलू ही नॉर्मल सड़ जाता है तो कभी देखिए उसका कितना बैड स्मेल होता है कि नहीं? तो कुछ गैसेस वगैरह निकल रही है, तो वो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता। इसलिए जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, जो ऑर्गेनिक पार्ट्स हैं, इन्हें हमें ट्रीट करना होता है ना? तो यही चीज हम सीवेज ट्रीटमेंट में करते हैं। क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं उनको ट्रीट करते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन पे आए धीरे धीरे, तो मैंने आपको बोला जो ऑर्गेनिक सॉलिड है वो या तो सस्पेंडेड फॉर्म में होगा या तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगा। चलो, अब अगर सस्पेंडेड फॉर्म में है, सुनिएगा, अगर सस्पेंडेड फॉर्म में है, ठीक है, मतलब एक सीवेज है उसमें सस्पेंडेड फॉर्म में कुछ ऑर्गेनिक है। मान लो अगर मैं ऐसा कुछ करूं, एक जुगाड़, कि एक ऐसा टंकी बनाऊं, एक ऐसा टैंक बनाऊं जिसमें उस सीवेज को, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सीवेज को, जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह भी है, उस सीवेज को मैं कुछ समय के लिए, मान लीजिए कुछ समय के लिए उस टंकी में ऐसे ही छोड़ दिया, धीरे धीरे क्या होगा? ड्यू टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड, मान लो जो भी सस्पेंडेड सॉलिड, क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? उसका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि उसको वेट को रिलेट करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो धीरे धीरे इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आने लगेगा। मतलब सीवेज के अंदर वो धीरे धीरे सेट होने लगेगा, फिर वो एक ना एक टाइम पे बॉटम तक पहुंचेगी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ ये सेट करती है ना, इसे हम बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, है ना? तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ धीरे धीरे सेट किया, उस समय कुछ टाइम उसको लगा, है ना? उस दौरान उसको कुछ टाइम लगा, तो वो सेट करेगा। तो इस तरीके से हम सस्पेंडेड सॉलिड को मान लो एक पर्टिकुलर टैंकी में रख के सेटल करवा देंगे, तो वहां से फिर रिमूव कर सकते हैं, टैंकी से बाहर निकाल लिया। तो सस्पेंडेड सॉलिड को तो निकालना बहुत आसान है, आराम से आप निकाल सकते हो। उसको हम बेसिकली क्या करेंगे? सेटल करवा देंगे, है ना? और इस तरीके का टंकी जिसमें इन सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह को सेटल करवाया जाता है, वो होता है क्या?
सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह उसको बोलेंगे नॉर्मली, क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, अब ये भी अलग अलग तरीके का होता है, हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू समझिए। अब सुनिए, यहां जो मेन प्रॉब्लम है, यहां पे तो ऑर्गेनिक सॉलिड को आपने सेटल करवा दिया। अब ये बताओ जो डिसॉल्व स्टेट में ऑर्गेनिक सॉलिड है उसको कैसे रिमूव करेंगे। जो डिसॉल्व स्टेट में ऑर्गेनिक सॉलिड है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने का तरीका है बायोकेमिकल रिएक्शंस, है ना। इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन। अब मैंने क्या बोला, बायोकेमिकल रिएक्शन थोड़ा देर पहले बोला था। इन सब चीजों को लिखवाऊंगा, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप इस सब्जेक्ट से अटैच हो जाएं, है ना, ताकि आपको फिर आगे जो भी मैं टर्म वगैरह एक्सप्लेन करते रहूं तो आपको पढ़ने में मजा लगे। ओके, इसलिए जस्ट मैं आपको अटैचमेंट क्रिएट करवा रहा हूं। बायोकेमिकल रिएक्शन एरोबिक स्टेट में होता है, एनारोबिक स्टेट में होता है। ये रिएक्शन परफॉर्म कौन करता है, बैक्टीरियाज। ठीक है, अलग अलग तरीके का बैक्टीरिया होता है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। तो ये बैक्टीरिया अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में, मतलब मान लो बैक्टीरिया को कंप्लीटली ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो जो रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो वो एरोबिक कंडीशंस में होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन उसको अवेलेबल नहीं है तो वो जो रिएक्शन परफॉर्म करेगा वो एनारोबिक कंडीशंस में होगा, है ना, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बैक्टीरिया का जो खाना है, सुनिएगा, फूड ऑफ बैक्टीरिया इज नथिंग बट दैट पर्टिकुलर डिसॉल्व ऑर्गेनिक्स। ये जो डिसॉल्व स्टेट में ऑर्गेनिक है ना, ये बैक्टीरिया का खाना है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया का खाना है। मान के चलो अगर आपने खाना तो इसमें सीवेज में फिर मिल ही गया क्योंकि इसमें डिसॉल्व स्टेट में ऑर्गेनिक है। ठीक है, मान लीजिए इस सीवेज के अंदर बैक्टीरिया को आपने पनपा दिया, बैक्टीरिया का कल्चर आपने कर दिया, इसमें बैक्टीरिया आ गया, मान के चलिए। ठीक है, क्या आ गया, बैक्टीरिया आपका आ गया, बैक्टीरिया का कल्चर आपने दे दिया, बैक्टीरिया आ गया। उनके पास खाना प्लेंटी में अवेलेबल है, क्या, डिसॉल्व ऑर्गेनिक वगैरह प्लेंटी, है ना, बहुत ज्यादा है यार सीवेज में, उसका कमी है क्या, बहुत अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ खाना अवेलेबल है। अब अगर आपने ऑक्सीजन दे दिया, मान के चलो, तो ये एरोबिक कंडीशन हो गया। आपने अगर अलग से ऑक्सीजन भी दे दिया, ऑक्सीजन देने का तरीका क्या है, देखिए, जैसे कि सीवेज है ना, तो ऊपर नीचे कर देंगे, इस तरीके से सर्कुलेट कर देंगे, मतलब नीचे वाला ऊपर आएगा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, फिर ऊपर वाला नीचे जाएगा, इस तरीके से अगर हम चीज़ों को सर्कुलेट कर दिए, या फिर हम ऑक्सीजन का अलग ही टंकी भी लगा सकते हैं, ये भी होता है। तो हम ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई कर दिए तो बैक्टीरिया रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। दो तरीके का रिएक्शन वो परफॉर्म करते हैं, एक होता है कैटाबोलिक रिएक्शन, दूसरा होता है एनाबोलिक रिएक्शन। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। एक होता है कैटाबोलिक रिएक्शन, दूसरा होता है एनाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है, कैटाबोलिक रिएक्शन में बैक्टीरिया खाना वगैरह को खाते हैं, मतलब डिसॉल्व ऑर्गेनिक वगैरह ये सब जो अवेलेबल है इनको वो खाएंगे। ठीक है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक वगैरह खाने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, खाना खा के हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो वो भी एनर्जी बना रहे होंगे खाना वाना खा के, और उनके लिए खाना क्या है, ये डिसॉल्व ऑर्गेनिक वगैरह। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, सीवेज के अंदर, वो खाना वगैरह खाएंगे, डिसॉल्व ऑर्गेनिक को खाएंगे, उनको आपने ऑक्सीजन दे दिया है, उन्होंने एनर्जी बना लिया। ठीक, तो अगर ऑक्सीजन दिए हो तो एरोबिक कंडीशन में रिएक्शन चल रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो एनारोबिक कंडीशन में रिएक्शन चलेगा। लेकिन खाना तो दोनों ही कंडीशन में खाएगा, चाहे वो एरोबिक कंडीशन हो या एनारोबिक कंडीशन हो। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखिए, वो खाना खाया, एनर्जी बनाया, एनर्जी बनाने के बाद क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा भाई। क्या करेगा, रिप्रोडक्शन स्टेट में चले जाएगा, है ना, रिप्रोड्यूस करेगा, अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना मतलब रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं क्या, एनाबोलिक रिएक्शन। तो वो रिप्रोड्यूस कहां कर रहा है, कहां कर रहा है, वही सीवेज के अंदर, वही सीवेज के अंदर। तो रिप्रोड्यूस करने के बाद वो किस फॉर्म में बनेंगे यार, बैक्टीरिया सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। रिप्रोड्यूस करने के बाद बैक्टीरिया किस फॉर्म में आएगा, जस्ट मिनट, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट गाइस, सुनिए। रिप्रोड्यूस करने के बाद बैक्टीरिया किस फॉर्म में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। अब सुनो, हम इंजीनियर्स ऐसे ही नहीं होते। हमने क्या किया, सीवेज में खाना पहले से था डिसॉल्व ऑर्गेनिक, इसको रिमूव करने का मेरे को टेंशन हो रहा था। मेरे को पता चला कि बैक्टीरिया के लिए ये डिसॉल्व ऑर्गेनिक खाना है। तो अब वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, क्या है उनके नाम पता क्या है, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लिखवाऊंगा बिट बाय बिट। अभी ओवरव्यू समझो। हमने क्या किया, बैक्टीरिया का कल्चर उसमें डाल दिया, और मान लो एरोबिक कंडीशन में मेरे को रिएक्शन करानी थी तो ऑक्सीजन भी सप्लाई कर दिया, एक टंकी में सीवेज को रख के बैक्टीरिया डाल के ऑक्सीजन वगैरह भी सप्लाई कर दिया। अब बैक्टीरिया ने डिसॉल्व ऑर्गेनिक को खाया, एनर्जी बनाया, फिर उस एनर्जी को यूज किया रिप्रोडक्शन में।
तो क्या किया, रिप्रोडक्शन करने के बाद वो अपना नंबर मल्टीप्लाई किए, वो और कन्वर्ट हो गए सस्पेंडेड सॉलिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सस्पेंडेड सॉलिड के फॉर्म में। मतलब हमने बैक्टीरिया की मदद से सीवेज के अंदर जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक है उसको निकाला और उसको सस्पेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। अब ये सस्पेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, अब मुझे मालूम है कि इसको कैसे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक टंकी में लेके जाऊंगा, फिर से सेडिमेंटेशन करवा दूंगा, सेटलिंग करवा दूंगा, बैठा दूंगा उन लोगों को। जो भी बैक्टीरिया नया नया बना है उनको मैं एक टंकी में थोड़ा समय के लिए छोड़ दूंगा, तो वो बैठ जाएगा ना, उस टैंक में बैठ गया, फिर वहां से उसको रिमूव कर दूंगा। ऊपर बचेगा पानी, और वो जो पानी बचेगा उसमें से हम लोग जितना भी मैक्सिमम सॉलिड है, डिसॉल्व सॉलिड हो या सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह हो, उसको हम रिमूव कर चुके होंगे। तो वो जो पानी है वो कहलाता है जनरली एफ्लुएंट। ठीक है, वो जो पानी बचेगा वो जनरली कहलाता है एफ्लुएंट। उसको हम निकालेंगे और जो भी सोर्स ऑफ वाटर है या फिर जो भी डिस्पोजल सोर्स है, समंदर में फेंकना है तो समंदर में फेंक दो, नियर बाय अगर रिवर वगैरह है उधर फेंकना है तो वहां फेंक दो, या फिर और कहीं पर आपको यू लेक वगैरह में कहीं छोड़ना है तो उधर छोड़ दीजिए, डिस्पोज कर दीजिए भैया। जनरली हम रिवर वगैरह में अगर लोकल रिवर अवेलेबल होती है तो ऐसा ही लोकेशन एसटीपी के लिए हम चूज करते हैं जहां पर लोकल एरिया में रिवर वगैरह अवेलेबल हो। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके का एक ओवरऑल प्रोसेस चलता है ना। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़नी है। क्लियर है? तो इस वाले स्लाइड को आप लोगों ने देखा। अब चलिए मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं एक फ्लो चार्ट, जो अभी मैंने आपको समझाया इससे रिलेटेड एक फ्लो चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इस फ्लो चार्ट को देखिएगा अच्छे से। अच्छा, एक सेंटेंस और है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए, सीवेज कंसिस्ट ऑफ मोर देन, सीवेज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, लिक्विड, है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, लिक्विड। कितना? 99.9% का लिक्विड ही होता है। सॉलिड कितना होता है, बहुत ही कम। लेकिन वो बहुत कम सॉलिड को हमें रिमूव करना है, नहीं तो वो पॉल्यूशन क्रिएट कर देगा। और खास करके किसको, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो होगा, चाहे वो सस्पेंडेड फॉर्म में हो या डिसॉल्व फॉर्म में हो, उनको हमको किसी भी तरीके से रिमूव करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो डेटा दिया गया है ना, ये डेटा आपसे पूछेगा कि सीवेज में कितना सॉलिड होता है, तो 0.1% ही होता है। ये एग्जैक्ट फिगर याद रखिएगा। दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे एक यहाँ पे एक जनरल ब्रेकअप दिया है कि अगर 1000 kg ऑफ सीवेज है, ठीक है, 1000 kg of sewage is considered, it consists of 0.45 kg of total solid। अरे 1000 kg में 0.45 kg कैसे हो गया यार? 1 kg, ठीक है, ये एक्चुअली 1 kg का बात कर रहा है ना। 1 kg का ये ब्रेकअप दे रखा है। सॉरी, 1000 kg नहीं है, 1 मिनट। एक किलोग्राम का है ना। ये जो ब्रेकअप है 1 kg का है। 1 kg ऑफ सीवेज इज कंसिडर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 0.45 kg ऑफ टोटल सॉलिड। इतना नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1000 kg ऑफ सीवेज का बात कर रहा है। नहीं, ये सही है, सही है। नहीं नहीं, ये सही है, सही है, सही है। सॉरी, ये सही है। ओके, ये सही है। ये 1000 kg ऑफ सीवेज है ना, 1 kg ऑफ सीवेज नहीं, क्योंकि सीवेज में देखिए, सीवेज में तो मैक्सिमम लिक्विड होता है ना, बस 0.1% ऑफ सॉलिड होती है ना। वो सही बोल रहा है। 1000 kg ऑफ सीवेज अगर आपके पास है तो उसमें 0.45 kg ऑफ टोटल सॉलिड होगा। टोटल सॉलिड मतलब हर एक रूप में, चाहे इनऑर्गेनिक मिला लो, ऑर्गेनिक मिला लो, ठीक है, उसका सस्पेंडेड फॉर्म मिला दो, कोलाइडल फॉर्म मिला लो, सेट लेवल सॉलिड मिला लो, अलग अलग तरीके के सॉलिड होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉलिड जो है, सीवेज के अंदर जो सॉलिड है, ये बेसिकली उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी बहुत सारी चीजें आते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, है ना, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकअप दे रखा है ना, ये जो डेटा दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ब्रेकअप में मेन चीज क्या है, जो टोटल 100% ऑफ सॉलिड है उसका 45% ऑर्गेनिक सॉलिड होता है और 55% इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। अब मैं आपको बता दूं, जनरली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब एक तरीके से आप ये समझिए
कि उसका वेट को वो रिलेट करता है। इनऑर्गेनिक सॉलिड का जो वेट होता है वो जनरली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉलिड। तो अगर कोई एक ऐसा टंकी मैं चूज करूं जिसमें इनऑर्गेनिक सॉलिड को मेरे को सेटल करवाना हो और कोई ऐसा टंकी जिसमें ऑर्गेनिक सॉलिड को सेटल करवाना हो, मुझे बताइए सेम टाइम में कहां पर ज्यादा सॉलिड सेटल होगा? इनऑर्गेनिक में। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉलिड का वेट ज्यादा है तो वो जल्दी जल्दी उसका जो सेटलिंग वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होगा, जल्दी 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 सेट कर जाया करेंगे, है ना। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड जल्दी सेट कर जाती है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉलिड। मतलब इसका मतलब ये हुआ समझिए कि जितना समय तक एक पर्टिकुलर टैंक के अंदर आपका सीवेज रहता है उस समय को हम बोलते हैं डिटेंशन टाइम। क्या बोलते हैं? डिटेंशन टाइम। मान लो एक ऐसा टंकी है जिसमें ऑर्गेनिक सॉलिड को हमको इनऑर्गेनिक सॉलिड को हमको रिमूव करना है, तो उसमें कितना समय तक आपका सीवेज रह रहा है, एक बैच ऑफ सीवेज रह रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं डिटेंशन टाइम, है ना। तो डिटेंशन टाइम जनरली इनऑर्गेनिक सॉलिड को रिमूव करने वाले टैंकी सबका कम होता है, और ऐसा टैंकी जिसमें इनऑर्गेनिक सॉलिड को हम लोग रिमूव करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रिड चैम्बर। और ध्यान रखिएगा जो ग्रिड चैम्बर होता है एक रेक्टेंगुलर टैंकी होता है, इसका भी अलग अलग डिजाइन होता है जो हम लोग देखेंगे, लेकिन नाम बस ग्रिड चैम्बर, है ना। ग्रिड चैम्बर जो है, ग्रिड मतलब क्या होता है? सैंड वगैरह, है ना, सैंड वगैरह। तो सैंड वगैरह को रिमूव किया, फिर ग्लास पीसेस को, सैंड को, आयरन को, इन सब चीजों को रिमूव किया जाता है ग्रिड चैम्बर के अंदर, ठीक है। तो इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण ये जल्दी सेटल कर जाएंगे ये सारी चीजें, तो इसलिए ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन टाइम होता है 1 मिनट अप्रोक्सीमेटली। मतलब 1 मिनट तक आपका जो सीवेज है वो उस टंकी में रहेगा, फिर वहां से निकल जाएगा, फिर दूसरा बैच ऑफ सीवेज आएगा, फिर वहां से फ्लो करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि हम सीवेज को स्टेशनरी छोड़ देते हैं। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, इसको हम बोलते हैं फ्लो टाइप ऑफ टैंक्स। इसमें होता है कि मान लो ये टंकी है, ठीक है, ये मान लो ग्रिड चैम्बर है, ये क्या है आपका? ग्रिड चैम्बर। तो एक तरफ से एंटर हुआ आपका, क्या एंटर हुआ? सीवेज इधर से एंटर हुआ, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सीवेज एंटर हुई। अब ये धीरे 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 क्या है ना, आगे फ्लो करते रहेगी। तो ये जो फ्लो कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये टैंक का क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं, तो दिस इज योर लेंथ ऑफ द टैंक। ये आपका क्या है? टैंक का लेंथ हो गया, ये आपका टैंक का डेप्थ हो गया। इन सब चीजों को हमको डिजाइन करना है ना, इन सब चीजों को डिजाइन करना है, इसके लिए डिजाइन डेटा वगैरह है, ये सारा चीज हमको पढ़ना है आगे चल के, ओके। तो सारा कुछ पढ़ेंगे, जस्ट अभी नाम पता थोड़ा सा, पहला क्लास है ना, तो अटैचमेंट दिलवा रहा हूं आपको सब्जेक्ट से। तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसको, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम जनरली बोलते हैं VH, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। इसको क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। मतलब टैंकी के अंदर जैसे ही आपका ये वेस्ट वाटर एंटर हुआ तो वो रुकेगा नहीं, वो फ्लो करते हुए आगे जा रहा है। साथ ही साथ एट सेम टाइम क्या हो रही है, जो भी आपका इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह था डिसॉल्व, देखो इनऑर्गेनिक डिसॉल्व सॉलिड को हमको रिमूव करने का जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसका सेडिमेंटेशन करवाना, उसको सेटल करवाना है। तो जो भी इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड है वो धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लो हो रहा है वैसे वैसे धीरे 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 वो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड भी वो सेटल कर रहे हैं, और इस टैंक के बॉटम में एक कलेक्शन स्पेस रहती है इन सॉलिड को कलेक्ट करने का, वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ठीक है। वो सेटल होते रहेंगे। अब जब उस टैंक का जो कलेक्शन स्पेस है वो भर जाएगा, तब हम वो पूरा का पूरा जितना भी जमा हुआ है इनऑर्गेनिक सॉलिड वगैरह, इनऑर्गेनिक डिपोजिशन, उसको निकालेंगे, कहीं पर भी फेंक दो, क्यों? उसके कारण किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? तो देखो अब सुनो, डिटेंशन टाइम का मतलब क्या, हम उसी तरीके से प्रॉपर वे में डिजाइन करते हैं ताकि जो रिमूवल एफिशिएंसी है किसका, इनऑर्गेनिक सॉलिड को रिमूव करना है ना इस चैम्बर में, इस चैम्बर को बोलते हैं ग्रिड चैम्बर, इस चैम्बर को क्या बोलते हैं? ग्रिड चैम्बर, है ना। एक टैंकी का डिजाइन का कॉन्सेप्ट यही है कि हम इस तरीके से कुछ डिजाइन करेंगे कि जो रिमूवल एफिशिएंसी है वो 100% हो, है ना। मतलब एक बार अगर सीवेज एंटर हो रहा है, एक बैच ऑफ सीवेज एंटर हो रहा है, तो उस बैच में जितने भी इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड है वो तो कम से कम रिमूव हो ही जाए। कब? किस दौरान? जब आपका यहां पर टैंक के स्टार्टिंग पे सीवेज एंटर कर रहा है और जब टैंक के एंडिंग से सीवेज बाहर निकलेगा। तो ये जो टाइम ये ले रहा है, दिस पर्टिकुलर टाइम इज ओनली कॉल्ड एज डिटेंशन टाइम, कि कितना समय तक एक बैच ऑफ सीवेज एक पर्टिकुलर टैंक के अंदर रह रही है, उसी पर्टिकुलर टाइम को हम बोल देते हैं क्या? डिटेंशन टाइम। तो ग्रिड चैम्बर जो है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इसमें इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं? इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करते हैं। और इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड का चूंकि उसका
वेट काफी ज्यादा है ड्यू टू मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी, 2.65 के आसपास उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड का, और ऑर्गेनिक सॉलिड वगैरह का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 के आसपास रहता है। तो कितना कम है, लगभग डबल से भी कम, समझ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक सॉलिड बहुत हल्का होता है, इनऑर्गेनिक सॉलिड का वेट वगैरह काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो कम समय में सेटल कर जाएंगे। और नीचे ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आप देखते हैं, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, है ना, वीएस, सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी। ये सेटलिंग वेलोसिटी वगैरह के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ओके। वो स्टोक्स थ्योरम वगैरह हम लोग अप्लाई करके ये सेटलिंग वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे। ये फॉर्मूला से सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है। तो ये टैंक वगैरह का डिजाइन में बहुत सारे एजम्पशंस वगैरह इन्वॉल्व है, उन सब चीजों को हमें पढ़ना है एक एक करके। जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके एक एक ये हमें वहां पर यही पढ़ना है। ये टैंक के बारे में पढ़ना है, इनका वर्किंग के बारे में पढ़ना है, ये कितने तरीके के होते हैं इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, किसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। बस इन्हीं सब चीजों को हमको करना है। प्लस जो भी न्यूमेरिकल बेसिक बन सकते हैं, जैसे कि ये डिटेंशन टाइम वगैरह बोला, इन सब चीजों को कैलकुलेट करवा सकता है आपसे, क्लियर है। या फिर डिटेंशन टाइम वगैरह, इसका जैसे बोला मैंने 1 मिनट होता है, तो ये डेटा वगैरह पूछ सकता है जो स्टैंडर्ड डेटा है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है। तो ये जो टैंकी है जिसमें फ्लो हो रही है सीवेज, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही, कोई टैंक होगा जिसमें ज्यादा तेजी से फ्लो होगा, जैसे कि ये, क्योंकि कम समय तक रहना है। कोई टैंक होगा ऐसा मान लो जैसे कि जहां पर आपको रिमूव करना ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को, तो वो तो हल्के हैं, तो उनको ज्यादा समय चाहिए रिमूव होने के लिए। अगर ज्यादा समय चाहिए तो टैंक के अंदर ज्यादा समय तक एक बैच ऑफ सीवेज आपका रहना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना, टैंक के अंदर ज्यादा समय तक एक बैच ऑफ सीवेज आपका रहना चाहिए, तो वहां पर ज्यादा समय तक मतलब डिटेंशन टाइम ज्यादा होगा। तो जो